अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ना जलसे जुलूस, ना सियासी हरीफ, ना ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत। क्या इस बार मुस्लिम लीग नवाज अवामी हिमायत के बगैर ही आइंदा इलेक्शन का मार्का अपने नाम करना चाहती है? एक तरफ इंतज़ामी हिमायत पर इन्हिसार करने की कोशिश है, दूसरी तरफ मुकाबले की बजाय जो सियासी हरीफ हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश है, और तीसरा और बड़ा जो अहम फैक्टर है वो है तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबले की बजाय उसे नॉकआउट करवाने की तैयारी। और ऐसा अगर हो जाता है तो इक़्तिदार जैसे बिला मुकाबला मिलता ही नज़र आ रहा है। अब इसे जमहूरी रिवायात से हट कर सियासी हिकमत अमली कहा जाए। मुस्लिम लीग नवाज मुकाबले से पहले ही तहरीक इंसाफ को कभी 9 मई तो कभी अदालतों से रिलीफ के नाम पर जो है वो चित करती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि लगभग सारी ही जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, कोशिश हो रही है, और तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से हटाकर रास्ता भी साफ ही है। क्या ये आइंदा की हिकमत अमली है? क्योंकि ये तासुर फैल गया है कि मुस्लिम लीग नवाज इस बार की किंग्स पार्टी है, तो टिकटों की मांग में भी इजाफा हो गया है। पार्टी में हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह टिकट हासिल कर लिया जाए। अब पार्लिमानी बोर्ड के 16-17 इजलास हो चुके हैं, लेकिन जो टिकटों का मामला है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। फिर ऊपर से मरीम नवाज ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट्स दिलवाने के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। कहीं जड़ावाला में तलाल चौधरी के लिए तो कहीं गुजरावाला में अता तारड़ के लिए खींचातानी हो रही है, और कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्ट में भी जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसको इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी लिस्ट में मरियम औरंगजेब की वालदा ताहिरा औरंगजेब का नाम पहले नंबर पर है, जबकि साबिक वजीर खजाना और PDM हुकूमत में वजीर मुमलिकत रहने वाली आयशा गौस पाशा का नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में आयशा रजब बलोच, समीना मतूब और मायजा हमीद गुज्जर के नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं। हमजा शहबाज के करीबी दोस्त अहमद बट के खानदान की राबिया बट भी लिस्ट में जगह नहीं बना पाई हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज ने टिकटों की तकसीम को लेकर पार्टी कायद नवाज शरीफ से गिला शिकवा भी किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज इस बारे में जाहिर है वो तो तरदीद कर रहे हैं। नून लीग की मुश्किल यहीं ख़त्म नहीं होती। टिकटें पहले सीट एडजस्टमेंट में भी जाएंगी, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी एक टफ टाइम दे रही है नून लीग को। वो सिर्फ पंजाब में ही 40 कौमी और 70 सूबाई सीटें जो हैं वो मांग रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए उन हलकों के अपने अपने उम्मीदवारों को IPP के हक में बिठाने के लिए भी जाहिर है अपने उम्मीदवारों की, अपने कारकुनान की और उन कारकुनान की नाराजगियां मोल लेनी होंगी जो मुश्किलात में जिन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया है। फिर हो सकता है कि उन उम्मीदवारों के आज़ाद इलेक्शन लड़ने के ऐलानात भी सामने आएँ और पार्टी का जो वोट बैंक है उसको भी नुकसान होगा। मियाँ साहब सीट एडजस्टमेंट और पार्टी जो टिकटों की तकसीम का मामला है उसको कैसे हल करेंगे? दूसरी तरफ फिर साइफर केस हो या फिर बल्ले का निशान, अगर तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ पर भी मुस्लिम लीग नून खुश नहीं है, मुस्लिम लीग नून, IPP और JUIFA ने यक ज़बान होकर अदालतों पर अब जो हैं वो एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि अदलिया पर तो नवाज शरीफ को भी तेज़ तरीन रिलीफ देने का इल्ज़ाम लगता रहा है, तो अब जो नून लीग है चाहे वो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया हो, नून लीग इस पर क्यों तनकीद कर रही है? मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप लोग तो कहते हैं कि हम लोग तो तैयार हैं चाहे बल्ले का निशान हो या ना हो, बल्कि आप लोग तो इस चीज़ की हिमायत करते रहे हैं कि किसी भी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जाना चाहिए। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाकर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया है, तो मुस्लिम लीग नून को इतना गुस्सा क्यों है? मुस्लिम लीग नून इतनी तनकीद क्यों कर रही है? क्या खौफ है? कोई खौफ नहीं है, एक मुतालबा है कि अगर एक असूल किसी भी जमात पर लागू किया गया हो माजी में, तो उसी तरह कानून का बराबर इतलाक सब जमातों पर होना चाहिए। ये हमारी तनकीद है और यही हमारा मुतालबा है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि 2017 में जब नवाज शरीफ को अदालतों ने नाहक तौर पर नाअहल किया, तो उसके बाद उनसे पहले अदालत के हुक्म पर पार्टी की सदारत छीनी गई
फिर अदालत के हुक्म पर कहा गया कि इस जमात की दी हुई टिकटें वो भी गैर कानूनी हैं, और फिर अदालत के हुक्म पर ही 2018 के सेनेट के इंतखाबात में हमारा निशान छीन लिया गया हमारे जो उम्मीदवार थे, और वो बतौर आजाद उम्मीदवार उस सिलेक्शन में फिर उन्होंने वो कंटेस्ट किया। तो लिहाजा वो अगर असूल मुस्लिम लीग नून पर लागू किया गया या अगर कोर्ट ने बना दिया, तो फिर हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि अगर किसी और जमात का जो सरबराह है वो नाअहल हो चुका है, इस वक्त कन्विक्टेड है, तो फिर उसके मुताबिक ये सारे असूल उस पर भी उसी तरह लागू होने चाहिए जिस तरह हम पर लागू किए गए थे। या फिर अदालत कहे कि वो गलत था प्रोसेस सारा, और लिहाजा अब ये नया प्रोसेस है। तो लिहाजा ये बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा मुतालबा, फिर दोहरा दूं, कानून का बराबर इतलाक है। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहली बात तो ये, अगर कल गलत हुआ क्या आज भी गलत होना चाहिए? फिर उस वक्त की जुडिशरी और आज की जुडिशरी में फ़र्क है। फिर उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट, बकौल आप लोगों के, उस वक्त तो सब कुछ हो ही इमरान खान के लिए रहा था, और जो कुछ आप लोगों के साथ हो रहा था वो भी इमरान खान को लाने के लिए हो रहा था। तो मतलब ये कि अगर कल को आपके साथ ज्यादती हो चुकी है माजी में किसी वजह से, चाहे वो किसी के इदारों के गठजोड़ की वजह से हो, नून लीग को बाहर करने के लिए, इमरान खान को इन करने के लिए, तो क्या ज़रूरी है कि वही ज्यादतियाँ, वो अजाले आज इसी सूरत में हो दूसरों के साथ ज्यादती करके? नहीं, मैं इसलिए तो बड़े सराहत से आपके नाज़रीन के सामने बात रखना चाहता हूं कि अदालतों का जो मामला है वो दूसरे इदारों की तरह नहीं है कि उनका सरबराह तब्दील हुआ तो पॉलिसियां बदल गई। वो फैसले अब पाकिस्तान की, जिसे हम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, उसका हिस्सा है। वो एक असूल कायम किया गया उन फैसलों में, चाहे वो गलत था लेकिन वो था। तो अब या तो अदालत फिर खुद उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि वो ये कहे कि वो फैसले गलत थे, हम उन्हें ओवरटर्न कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो ये नहीं करते वो पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है, और लिहाजा आज की तमाम जमातों पर उसका इतलाक होगा बशमूल तहरीक इंसाफ। सही। नहीं तो क्या मुस्लिम लीग नून समझती है कि बल्ले का निशान वापस मिलने से कोई आप लोगों को फर्क पड़ेगा? पहले आप लोग कहते थे, राना सनाउल्लाह साहब और पार्टी के बड़े रहनुमा कहते थे कि हम तो 125 से ज़्यादा सीटें आसानी से ले लेंगे पंजाब में। अब वो 100 पे भी आ गए हैं, कोई 90 कहता है, कोई 100 कहता है। क्या ये बल्ले की वजह से ही है? क्या आप लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा? वोट बैंक में आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा? जी, इसका ताल्लुक इंतखाबी मार्के से बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वही अदालतें हैं, क्या पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे है या नहीं है, ये सवाल है। तो उसका जवाब अदालतों नहीं देना, ये जवाब हम नहीं दे सकते। और अगर हमारे ज़हन में होता कि हमने किसी तरह तहरीक इंसाफ को हटाना है, तो जब हमारी 16 महीने की जो 15 जमाती हुकूमत थी, उसके पास ये इस्तेकाक था कि वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजते, जिस तरह पीटीआई ने तहरीके लब्बैक के बारे में रेफरेंस भेजा था कि इन्हें कालादम करार दिया जाए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने बिल्कुल भी उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं की। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी मुकाबला हो, लेकिन चूंकि जमहूरी मुकाबले की जो खदोखाल है वो अदालतों के फैसलों का उस पर इतना बड़ा असर है, और उसके अदालतों ने सियासी मामलात में इस किस्म के अपने फैसले अब रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए हुए हैं कि हमारा मुतालबा रहेगा कि जनाब अगर ये या तो फैसला ये ओवरटर्न करें, लेकिन जब तक ये मौजूद है फिर इसका बराबर इतलाक सब पर होना चाहिए। आप लोगों की तनकीद, चाहे आप लोगों की तनकीद हो या मौलाना साहब की ये तनकीद हो कि इमरान खान को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन्हें मजीद उभारा जा रहा है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, आप नहीं समझते कि इमरान खान के खिलाफ, अपने खिलाफ जो उनका एक सियासी बयानिया है जो उनके साथ हो रहा है, वो अपने खिलाफ बनने वाला जो सियासी बयान है उसमें बड़ा कामयाब हो रहे हैं? इसका वाकई अल्टीमेटली फ़ायदा जो है, आप इसको सिंपैथी वोट कह लें या इलेक्शन कमीशन के किरदार सामने हो, या जो निगरान हुकूमत कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि निगरान हुकूमत के किरदार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। तो आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को इस सब चीज़ का फ़ायदा ही हो रहा है? भले ही उनके लोगों को बार बार पकड़ा जा रहा हो, शाह महमूद कुरैशी के साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है वो भी हम सब लोगों के सामने है, और जिस तरीके से उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जमा नहीं करवाने दिए गए, मतलब कि अल्टीमेटली आपको नहीं लगता इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ही हो रहा है?
ये फायदा तो ये हो रहा है कि उनके बारे में हम आज भी टेलीविजन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस चीज का उनको फायदा हो रहा है। वरना हकीकत ये है कि अगर उनके कागजात नामजदगी रोके जा रहे होते तो फिर 2434 कागजात नामजदगी पूरे मुल्क में दाखिल ना होते। ये कागज अपने पैर पर चलकर तो नहीं गए ना, किसी उम्मीदवार ने दाखिल किए हैं और उनको कानून के मुताबिक जो उनका हक था उनको मिला है। तो अगर इतने बड़े मुल्क में जहां 1000 से तकरीबन 1000 के करीब नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असेंबली की, अगर चले चंद नशिस्तों पर कोई इशू हुआ भी है, लेकिन ओवरऑल उनका जो हक था आईने पाकिस्तान के तहत उनको हासिल रहा, तभी तो 2434 कागज दाखिल हुए। यानी 2018 में वही जमात 787 कागज दाखिल करती है पूरे मुल्क में, और अब जबकि उनका क्लेम है कि जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो उससे 4 गुना कागज दाखिल कर देते हैं और फिर कहते हैं ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो लिहाजा ये भी ये फर्ज है कि जो मीडिया में जब भी डिस्कशन हो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जनाब अगर बड़े अफसोस की बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये हुआ, लेकिन ये वही जमातें हैं जिन्होंने, पीटीआई ने निगरान हुकूमत नहीं थी, पीटीआई के दौर में राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन डालकर उन पर सजाए मौत का मुकदमा बना दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको 9 महीने जेल में रखा गया, मिलने नहीं दिया गया। ये तो रिकॉर्ड है। तो लिहाजा आज अगर वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई को रियासत पाकिस्तान पर हमला किया था। तो लिहाजा फाशिज्म पाकिस्तान में जमहूरियत का रास्ता नहीं बना सकते। मतलब कि हम तो कल भी कंडेम करते थे जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जो आप लोगों को गलत पकड़ा गया या जिन पर गलत मुकदमे हुए, वो कल भी काबिल मजम्मत था, या जो आज तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है सर वो भी काबिल मजम्मत है, कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता, और बड़ा अफसोसनाक है अगर उनके साथ नाहक हो रहा है, लेकिन उनको 9 मई के जो दिन था उसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हमें क्लियरिटी होनी चाहिए जो नहीं आ रही पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से कि 9 मई सियासी एहतजाज नहीं था, वो पाकिस्तान की रियासत पर आग के साथ हमला था, वो तोड़फोड़ का हमला था। उन्होंने सिर्फ जिना उसको आग नहीं लगाई, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को भी आग लगाई, उन्होंने पेशावर की मवेशी मंडी में 150 जानवर जला दिए, उन्होंने मोटरवे के जो टोल बूथ थे वो जला दिए, चित्राल में स्कूल जला दिए। तो लिहाजा जो लोग जो जलाने वाले हैं, जिन्होंने एक सोचे, देखिए 2,500 से 3,000 लोग थे उस दिन जो बाहर आए हुए थे, तो वो कोई सियासी एहतजाज नहीं था, वो बलवाइयों की तरफ से फाशिस्ट तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा करने का एक मंसूबा था। अब उसका उन्हें जो लोग तो उसके जिम्मेदार हैं, मुझे यही दुख है और कि अभी तक उनके ऊपर वो मुकदमे नहीं चले, उनको सजाएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। वो उस तरीके से फिर अब तहरीक इंसाफ का अगला कदम ये था जो उन्होंने नहीं उठाया कि वो ये कहते हैं कि जनाब हम अब फैसला कुन तौर पर आग की सियासत से, शहीदों की यादगारों की बेहरमती की सियासत से, दूसरों को गालियां देने की सियासत से हम दस्तबरदार हो रहे हैं और हम सारे का जमहूरी मैंडेट कबूल करते हैं, लेकिन वो भी नहीं आया। तो लिहाजा वो अपने जो फासिस्ट एजेंडा है वो आज तक कायम है। पाकिस्तान में इंतखाबात होने लगे हैं, वो बैलेट पर हों या ना हो, अगर उनकी हिमायत मौजूद है तो फिर वो उनको वोट मिलेंगे। जिस तरह 2018 में सख्त तरीन इस्तेहसाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 28 लाख वोट लिए थे। तो लिहाजा जो अवामी हमायत है वो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन उनको तो आप समझते हैं कि आज भी बिल्कुल 9 मई को कोई जी शऊर इंसान सपोर्ट नहीं करता। तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इससे दस्तबरदारी का बिल्कुल ऐलान किया, कईयों ने तो पार्टी छोड़ी, इवन इमरान खान ने खुद इसको कंडेम किया, शाह महमूद कुरैशी ने कंडेम किया, असद उमर जिसका भी आप नाम लें सब ने कंडेम किया। इस सब के बावजूद 9 मई को अगर एक साइड पर अगर हम रखें, उनको तो सजा मिलनी चाहिए और बहुत से लोग पकड़े हुए हैं 9 मई में जो मुलव्विस थे। क्या आप समझते हैं कि अवामी हिमायत तहरीक इंसाफ की आज भी पहले से ज्यादा है? जी नहीं, ये बिल्कुल मफरूजा है और ये मफरूजा सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ये पाकिस्तान की गलियों में नहीं है। सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने का उनकी एक पाकिस्तान की सियासत में एक मुसलमा हैसियत है कि उनका सोशल मीडिया का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के जो लोगों को इफेक्ट करता है, खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान की गलियों में ये हमायत ना पहले थी ना आज है, क्योंकि उस वक्त भी एक जाली जमात थी जिसमें मुख्तलिफ हीलों बहानों से लोगों को इकट्ठा करके लाया गया। तभी तो जब पहली आजमाइश आई तो वो सारा शिराजा बिखर गया मिनटों में।
यही इम्तिहान मुस्लिम लीग नून पर भी आया था। लेकिन एक शख्स ने भी जमात नहीं छोड़ी, वो अपनी जगह पर मौजूद रही और टॉर्चर भी सहा, जेलें भी सही, हमने बदतरीन अपने कारोबार तोड़वाए, बेड़ा गर्क हुआ बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का, उसके बावजूद जमात अपनी जगह पर खड़ी रही। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून तो ये क्लेम करती रही है कि आप लोगों के तो टिकट्स मांगने वाले इतने हैं, जितने हल्के हैं उससे ज्यादा आप लोगों के लोग जो हैं वो टिकटें मांग रहे हैं, और फिर किंग्स पार्टी का एक तासुर था। तो जब आप समझते हैं कि इतनी सपोर्ट है, इतनी अवामी हिमायत है मुस्लिम लीग नवाज की, स्पेशली आप लोग कहते हैं कि जब मुस्लिम कायद वापस आ जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, तो फिर तो किसी को साथ मिलाकर चलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब सीट एडजस्टमेंट चाहे वो MQM हो, उसके साथ भी मसाइल चल रहे हैं, IPP के साथ आप लोगों के मामला तय नहीं पा रहे हैं। क्यों ज़रूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए ऐसे में, जब आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को भरपूर अवामी हिमायत भी है, मकबूलियत भी है, तो फिर क्यों आप लोग सीट एडजस्टमेंट या दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं इलेक्शन? जी, इसमें दो नुकात हैं जी, एक और जो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। एक तो नुकता ये है कि हम आज 2023 में जो 2014 से लेकर 22 तक एक नफरत, इंतकाम और बुग़्ज़ की सियासत तजर्बा इमरानी की सूरत में की गई, जिसने पार्लियामान पर लानत भेजी, जिसने, अगर आपको याद हो, धरने के दौरान तमाम सियासी कायदीन का ठट्ठा इमरान खान ने खुद उड़ाया, वहाँ बिलों को आग लगाई और दूसरों को मुस्तकिल तौर पर कहा कि सिर्फ हम अच्छे हैं, बाकी सब जिनको चाहे, जिनके करोड़ों, हमारे जैसे मैंने कहा 1,28,00,000 वोट थे 2018 के इलेक्शन में, उनको कहा जी तो सब चोर, डाकू और गद्दार हैं, ये काफिर हैं, ये तो जानवर हैं। तो लिहाजा हम इस नफरत की सियासत से निकलना चाहते हैं। तो ये एक रवादारी, पहली जो बुनियाद है दूसरी जमातों से बात करने की, वो रवादारी की सियासत को दोबारा से फरोग देना है कि भाई हम अल्लाह ताला से ये करम का हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें एक अक्सरियत मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद हम बात करेंगे ताकि मुल्क में रवादारी बढ़े। उसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि मुल्क में इस वक्त जो एक मुआशी बहरान है, जो कि उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान के कांधों पर जाती है, जिन्होंने पाकिस्तान का कर्जा जो है उसको दुगना किया और अब उसकी रीपेमेंट्स जो है वो पाकिस्तान का बजट पूरा खा रही हैं, और बड़े इश्यूज हैं महंगाई को कंट्रोल करने के, रुपए की कदर हो, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए इससे पहले कि आप मुआशी इस्तेहकाम। तो लिहाजा उस सियासी इस्तेहकाम की भी हम पेशबंदी कर रहे हैं कि अगर जो हमारे पास मेजॉरिटी हो, लेकिन पार्लियामान में और सूबाई असेंबलियों में एक ऐसा ब्लॉक मौजूद हो जो अगले 5 साल यकसुई के साथ पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसको दुरुस्त करे और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो महंगाई का खात्मा है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम है, और सबसे अहम नौजवान मर्दों खवातीन के लिए जो नया रोजगार पैदा करना है, उस पर यकसुई से ये तमाम असेंबली और मुंतखब नुमाइंदे और हुकूमतें काम करें। IPP की सपोर्ट के बगैर क्या पंजाब में आप लोग ज्यादा सीट्स, जो दावा था 125 लेने का, क्या वो पूरा नहीं हो सकता IPP की सपोर्ट के बगैर? जी, हम तो अल्लाह ताला के करम से बहुत पुरउम्मीद है कि इंशाल्लाह हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनसे बात करके कुछ नशिस्तों पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो तो खेलने को चांद मांग रहे हैं। वो तो 40 साल से मांग रहे हैं, 70 दूसरी सूबाई मांग रहे हैं। जी, उन्होंने बहुत बड़ा मुतालबा किया, इसीलिए उस गुफ्तगू में कुछ तात्तुल लाया। एक कोशिश की जाएगी, अगले अभी 12 दिन है हतमी फहरिस्तें नावेजा होने के लिए, बल्कि 12 जनवरी को ये होना है, और उससे पहले जो कागजात नामजदगी की वापसी के जो टाइम है, उस दौरान ये सब डिस्कशन इंशाल्लाह मुकम्मल होगी और हम उसके बाद क्या इससे आपका अपना जो पार्टी वर्कर है, जो कारकुन है, क्या वो नाराज नहीं होगा? पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात थे जुलाई के, ये मुस्लिम लीग नून पहले भी भुगत चुकी है अपने लोगों को नाराज करके, और PTI छोड़कर आने वालों को जब टिकट दी तो आपका अपना वोटर सपोर्टर नाराज हुआ, अब फिर पार्टी में भी एक दरार आती है। तो क्या ऐसे सीट एडजस्टमेंट करके मुस्लिम लीग नून अपना वोट बैंक कमजोर नहीं करेगी क्या? जी, ये सीट एडजस्टमेंट तो वसी पैमाने पर नहीं होगी, ये तो चंद सीटों पर होगी, और जिसका मैंने कहा उसका मकसद यही होगा कि सबको साथ लेकर चलें और आने वाले सियासी इस्तेहकाम की अभी से बुनियाद रखें।
लिहाजा ये कि कोई बहुत वसी पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही। लेकिन हो सारी पार्टियों से रही है, तहरीक इंसाफ को निकाल दें, पीपल्स पार्टी को निकाल दें। हाँ, गुफ्तगू सबसे होगी पीपल्स पार्टी से भी, अगर वो चाहते हैं। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया, बल्कि बहुत जोर शोर से कहा कि वो आज अपनी निशान पर लड़ना चाहते हैं बगैर एडजस्टमेंट के। वो भी ठीक है, हम सबको एक जमहूरी मुकाबला करना है और अल्लाह ताला के हजूर और पाकिस्तान के अवाम की अदालत में पेश होना है 8 फरवरी। तो MQM के साथ मामलात कहाँ पर अटके हुए? आज भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, लेकिन मामलात फिर भी तय नहीं हो पाए। जी, बस ये सियासत में इस तरह के जो अंग्रेजी का लफ्ज है ब्रेकपेंसशिप होती है, मामलात को आखिर तक ले जाया जाता है, लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि जब वक्त करीब आएगा तो ये सब फैसले जो हैं वो ऐसे तरीके से हो जाएंगे। तो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं टिकटों की तकसीम को लेकर, क्या ये भी मामलात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं? एक शहबाज शरीफ ग्रुप है, एक मरीम नवाज ग्रुप है, एक ग्रुप अपने को टिकट दिलवाना चाहता है। और क्या ये बात दुरुस्त है कि एक इजलास में जो हमजा शहबाज शरीफ है उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी शिकायत की कि जिस वर्कर ने पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं हम लोग उनको पीछे धकेल रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं? जब से सवाल करें तो फिर पार्टियां जवाब ये देती हैं कि जमहूरियत है, पार्टियों के अंदर इख्तलाफात होता है, लेकिन ये जो ग्रुप बंदी है ये भी एक हकीकत है कि इससे भी पार्टियों को नुकसान होता है। जी देखिए, ग्रुप बंदी कोई नहीं। मुस्लिम लीग नवाज एक ही ग्रुप है और जिसका नाम मुस्लिम लीग नवाज है, वो नवाज शरीफ का ग्रुप है। उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे कायदीन हैं उनकी आरा मुख्तलिफ हो सकती है। हमजा शहबाज साहब ने बहुत देर तक पंजाब के MPAs और पंजाब असम्बली के मामलात को खुद देखा है, उनकी अपनी एक राय है और जो राय उन्होंने खुलकर जाहिर की है। जो अहम बात यह है कि टिकटों देने के लिए जो पूरा अमल था वो बहुत शफाफ था कि हर वो मर्द और खवातीन जिन्होंने पार्टी को टिकट की दरख्वास्त दी थी, वो कहीं से भी आए हों, वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हों, किसी भी जबान बोलते हों, उनको बराबर का मौका दिया गया कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड और खुद नवाज शरीफ के सामने अपना मुकदमा खुद बयान करें। और इसीलिए इस प्रोसेस में अगरचे वक्त बहुत लगा है, लेकिन उससे पार्टी जो है वो मजबूत हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान जनरल अयूब के मार्शल लॉ से निकला तो 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली बार रोटी, कपड़ा और मकान का एक मकबूल नारा लगाया और इस नारे के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान से लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई बार इक़्तिदार मिला, लेकिन आज भी लोगों का जो बड़ा मसला है वो रोटी, कपड़ा, मकान ही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आज ये नारा यही है। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब 2008 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन में उतरी तो पीपल्स पार्टी ने फिर रोटी, कपड़ा, मकान का ही नारा लगाया, लेकिन 5 साल हुकूमत करने के बाद 2013 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो शिकस्त हुई थी वो लोड शेडिंग की वजह से हुई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। 2013 और 18 के इलेक्शन में अवाम ने मसाइल के हल के लिए फिर मुस्लिम लीग नून और PTI की तरफ देखना शुरू किया। अब 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है और दावा किया है उन्होंने कि वो 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 10 निकाती इंतखाबी मंशूर है ये कितना काबिल अमल है और क्या ये पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इनसे मुताबिकत रखता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 5 साल में तनख्वाहों को दोगुना करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मौजूदा महंगाई की लहर को देखते हुए तनख्वाहें तो पिछले साल भी बढ़ाई गई, लेकिन फिर जो कुव्वत ख़रीद है वो उससे भी ज़्यादा कम हो गई। रिलीफ का नतीजा क्या निकला? 0। पीपल्स पार्टी गरीब तबके को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना चाहती है, जो कि एक अच्छी सोच है, अच्छा कदम होगा, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान पर IMF में मुआहदे में रहते हुए पहले ही बिजली महंगी करने का प्रेशर है, तो फिर ये मुमकिन कैसे होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत कार्ड, यूथ कार्ड और किसान कार्ड की भी बात की, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान का ख़जाना खाली है और खाली ख़जाने से ये कार्ड्स क्या ये एक बोझ होंगे।
बिलावल भुट्टो ने भूख मिटाओ प्रोग्राम समेत 30 लाख घर बनाने का भी नारा लगाया, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ऐसे नारे तो पहले भी पार्टियां लगाती आई हैं, तहरीक इंसाफ ने भी लगाया था, लेकिन इन वादों पर अमल नहीं हुआ। मुल्क के मौशी हालात हम सबके सामने हैं। सवाल ये भी है कि अगर अवाम ने मौका दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे अपने 10 निकाती मंशूर पर अमल दरामद करेगी? क्या प्लान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? मैं बात करूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपका। शहरी रहमान साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इलेक्शन मराहिल जिस तरीके से तय किए जा रहे हैं, उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्या पाकिस्तान साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, शुक्रिया बेटा। साफ शफाफ इलेक्शन की उमंग और मांग ये करना और कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा है सूरत हाल हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ हो जाता है कि इलेक्शन में ऊंच नीच हो, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, तो शफाफियत और गैर मुतनाज़ा और गैर जानिबदार इलेक्शन होना इस वक्त मैं समझती हूँ मुल्क के लिए पहली से भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा हालात में इतनी बेयकीनी है, लोगों की माशी सूरत हाल इतनी तंग है, और शायद पहले कभी इतना अफरात-ए-ज़र किसी ने देखा नहीं। ठीक, तो ये सारी बातें लोगों की जेबों पर डाका डाली, लेकिन एक इंस्टेबिलिटी और अदम इस्तेकाम की कैफियत जब होती है मुल्क में, तब तो और भी मैं समझती हूँ इलेक्शन की जरूरत है। अब इलेक्शन कोई देखिए, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती जिससे कोई सारे मसाइल हल हो जाएं। ये कदम होता है, और मैं अफसोस से कहूँगी कि हम इतना इस पर वक्त और अपना सियासी सरमाया भी खर्च करते हैं कि इलेक्शन करवाएं, टाइम पर करवाएं। इस पर भी इस दफ़ा 21वीं सदी में जब ये सारी बातें तय होनी चाहिए कि जी आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, इसका एक रोड मैप बना हुआ है, कायदे और ज़वाबित मौजूद हैं, हर चीज़ अब तहरीरी फॉर्म में आपके पास कानून में मुंजमद है, आइन में मुंजमद है, तो इस पर हमने क्यों ऊंच नीच की, आगे पीछे क्यों किया? पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा होगा, हर सिचुएशन में, हर हालत में, हर फोरम पे, चाहे मजलिस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चेयरमैन का जलसा हो, जुलूस हो, बार में एड्रेस हो, हर जगह चेयरमैन बिलावल ने ये बात कही है, हम सब ने उसको रिपीट किया है कि देखिए, आप इलेक्शन से भाग नहीं सकते, और जो जमातें कभी सर्दी कभी गर्मी, किसी और चीज की बात, कोई सिक्योरिटी की बात करे, किसी और चीज। देखिए 2007 में आपको याद होता, शहादत हुई, पूरे मुल्क में आगे जल रही थी, सिंध से लेके मतलब खैबर पख्तूनख्वा तक, कश्मीर तक। तो पाकिस्तान खपे कहाँ ना जरदारी साहब ने अपने दिल जो भी आग लगी, हम आप लोगों को नहीं कह सकते आप आगे और आगे मजीद जलाएं और पाकिस्तान को और गैर मुस्तहकम करें, और बल्कि एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बन जाती है। तो उन हालात में जब आप इलेक्शन कर सकते हैं, तो इन हालात में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है जी। अब देखिए, 2013 में का इलेक्शंस को आरओज इलेक्शन कहा गया, 2018 के इलेक्शंस को आरटीएस इलेक्शंस का नाम दिया गया। अब जब 2024 के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक आज लाडला कोई और है। इस बात का मतलब ये होता है या समझ में आता है कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन मतनाज़े शायद होने जा रहे हैं। जिस तरह इमरान खान को लाया गया, जिस तरीके से लॉन्च किया गया, जिस तरीके से इक़्तिदार दिया गया, जब बिलावल भुट्टो साहब ये बात करते हैं कि आज तो लाडला कोई और है, तो फिर क्या ये समझने में आसानी नहीं होनी चाहिए कि इक़्तिदार किसके पास जा रहा है और इलेक्शन मतनाज़े होंगे? कौन मानेगा ऐसे इलेक्शंस को? तबसरे तो आप ही करेंगी ना मैडम, तबसरे आप ही करेंगी। हम तो उस वक्त जिसे कहते हैं ना ट्रेंचेस में होंगे। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट्स जारी चल रही होती हैं। जब इलेक्शन जिस दिन होता है, रात तक रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अक्सर हमारे लास्ट टाइम तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुझे याद है लियारी के उनको पकड़ लिया था। तो हर किस्म की उस वक्त हर हलके में कोई कशमकश होती है। बहुत कम ऐसा हुआ है, मुझे याद है कि यहाँ बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन हुआ। लोग नेचुरली कंटेस्ट करते हैं, और पाकिस्तान में एक हिस्ट्री भी रही है कि ऊंच नीच हुई, एक आरटीएस चला, एक में आरओ हुआ। हर सूरत में पीपल्स पार्टी ने खंदा पेशानी से फिर भी तस्लीम किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक तो बार बार इलेक्शन हो। एक ये भी एक बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है जी,
और करोड़ों इसमें अरबों खर्च होते हैं और उसमें पूरा मुल्क रुकता है, तो ना सिर्फ सियासी और मुल्क का सरमाया होता है, लेकिन अवाम भी आप हर चीज मुअत्तल हो जाती है ना। दफा होगा और किन टर्म्स में होगा, तो हमने हमेशा कहा कि देखिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हमने अपनी सारी ऑब्जेक्शन सामने रखकर फिर एक्सेप्ट की, क्योंकि देखिए मुल्क को आगे चलना है। हम इसकी टूट फूट का बायस पीपल्स पार्टी कभी नहीं हो सकती, चाहे जितने भी हमारे मकासद इसमें कुर्बान हों। तो हमेशा इसीलिए नारा यही रहा है पाकिस्तान खपे। उसको एक आवाज मिल गई जरदारी साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नोडेरो में जो हुई थी, जब बीबी शहीद की तदफीन हो रही थी। और अब आप पूछ रही हैं, देखिए सही सवाल तो अब ये होंगे कि इलेक्शन मुतनाज़ हो ना हो, कौन आंख का तारा है, कौन किसका आसमान का तारा है, ये बातें तो सब आप ही तज्जिया करेंगे ना। और इस पर ये हम कह दें कि जी हम पसर के बैठ जाएं कि जी हम इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं। ये तो मेरा तो ये सवाल है, आप भी बाहर के सिस्टम को बड़ा ज़बरदस्त जानती हैं। बाहर के ममालिक में जब इलेक्शंस होते हैं तो अपनी तरजीहात को, अपने मंशूर को मीडिया के जरिए आवाम तक लाया जाता है, अपने मंशूर पर स्ट्रैटेजीज पर बात होती है, मीडिया के जरिए बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ उसने ये कर दिया, उसको लाया जा रहा है, हम इस चीज से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कल मैं भी ये बहस कर रही थी कि हम इन चीजों में क्यों पड़े हुए हैं, कौन फेवरेट है कौन नहीं है, वो तो आप तबसरा अपने रिपोर्ट कार्ड में कीजिए। हमसे जब बात कर रहे हैं, हमसे पूछें कि आपका मंशूर क्या है, आप इलेक्शन इतना लड़ रहे हैं तो किस लिए लड़ रहे हैं। हम कोई खाली इक़्तिदार के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, हमारी तो इसमें जद्दोजहद और काम हमेशा यही रहा है और कि मंशूर में ऐसी चीज़ें हों जो आवाम के हाल के जो मसाइल हैं, हर दौर का अपने अपने मसाइल होते हैं जी। कुछ होते हैं जो मतलब चल रहे हैं अज़ल से, और कुछ होते हैं कि नए, मतलब इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी है कि अफराते ज़र सबके जेबों पर डाका डाल रहा है खास तो। और जाहिर है सबसे मुतासिर तो वही तबका होगा जो निचला होगा, जिनके पास अक्सर व बेशतर डेली वेजेस हो, पेजेंट्स हारी हो, मजदूर हो, तो पहले तो वो इम्पैक्टेड होते हैं। फिर जो फर्स्ट सैलरी क्लास होती है, क्योंकि उनके पास ये इसे कहते हैं ना, वो नहीं है, लचक नहीं है, इलास्टिक नहीं है इनका इनकम। सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बन रहे हैं मुमकिना तौर पर, जो मुस्लिम लीग नून GDA को भी मिलाना चाहती है, मुस्लिम लीग नून MQM को भी अपने साथ मिलाना चाहती है, ये कितनी अलार्मिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई पहली बार अलायंस बन रहा है, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में क्या ये चैलेंज समझती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपने लिए? देखिए, हमने हमेशा हर चैलेंज बहुत खुशी से कबूल किया है। हम चैलेंजेस से नहीं डरते, वो भी सियासी चैलेंजेस से। ठीक है, हमारी जो फाइट है, हमारी जो इस वक्त जिसे कहें लड़ाई है, वो गुर्बत, बेरोजगारी और इस वक्त जो माशी हालात हैं उससे है। और हम ये इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहते कौन क्या। बहुत सारे अलायंसेस बने बेटा, पूरी की पूरी IJI बनी थी याद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से। अब वो इत्तेहाद रही ना इस्लामी रही ना जमहूरी रही, वो एक अलग बात है। वो हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे मर्द हजरात, दाढ़ी वाले और बगैर दाढ़ी वाले, और बहुत मोहतरम होंगे सियासत में और हम सब की इज्जत करते हैं। हम गाली गलोच की सियासत नहीं करते, लेकिन वो एक निहत्ती लड़की से क्यों डर रहे थे इतना कि सारा मुल्क खड़े हो जाता था। अब भी ये सिचुएशन है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसी शहीद का बेटा मैदान में है, और क्योंकि फ्लैज कैंपेन वो इस दफा चला रहे हैं और अपनी मैच्योरिटी में चला रहे हैं। अब उनको सियासी अबूर भी आ गया है, हुकूमत में तजुर्बा भी रहा है, खारजा वजारत में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो ये जब कुंदन बनते हैं भाटी से निकल के, तो वो एक अपनी नौयत की सियासत होती है ना, कोई प्लेट भी नहीं। अब ये लोग को अब क्यों मिर्चें लग रही हैं, अब क्यों परेशानियां हो रही हैं कि इधर भी अलायंस बनाए। भाई हम अपने बल्कि अपनी सीटें संभालें, अपनी मंशूर लेके आए और बात करें ना कि आपने पूछा ना किस तरह आप लोग ये पूरा करेंगे जो तंगी। आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि लोग इस वक्त ये सुनना चाहते हैं। वो ये नहीं सुनना चाहते कि मेरी इससे लड़ाई है और आपकी उससे लड़ाई है। वो सुनना चाहते हैं,
वो ये जो तलखियां हैं, जो तमाशा बन चुकी हैं, एंटरटेनमेंट की तरह चलती हैं, फिल्मों की तरह टॉक शोज में शाम को ऊंच नीच, गाली गलोच, बदतमीजियों का जो बाजार होता है, वो ये नहीं सुनना चाहते। वो सुनना चाहते हैं कि जी आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी कैसे करेंगे, आप ये किसान और हारी कार्ड कैसे लाएंगे, आप 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली कैसे फराहम करेंगे। ये इनके असल इश्यूज हैं, ठीक है ना। सही। अभी खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ हैं, तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि आप लोग तो ये दावा करते थे कि आप लोग की तो सपोर्ट बहुत है, खासतौर नवाज शरीफ जब आएंगे तो आप तो दो तय अक्सरियत की आप लोग बात करते थे। आप लोग तो अभी भी बात करते हैं कि पंजाब से 125 सीटें हम ले जाएंगे और जो है ना हमें किसी के इत्तेहाद की जरूरत नहीं होगी। अब तो आप लोग हर एक के साथ इत्तेहाद करें सिवाय तहरीक इंसाफ के और पीपल्स पार्टी से। तो उनका जवाब था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सीट एडजस्टमेंट करना चाहे तो कोई जो है ना वो मुज़ायका नहीं है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट अलायंस के बारे में सोचती है? पिछले दिनों ये भी कहा गया कि आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर कोई मौका मिला तो करेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात नहीं हुई है। आई डोंट नो ये कहाँ से चली, वो एक किसी मकामी सिचुएशन की बात हो रही होगी, डेरा इस्माइल खान या वगैरह, जहाँ मकामी अलायंसेस हर जगह बनते हैं। कहीं नून लीग के साथ मतलब गैर रस्मी होते हैं, कहीं कहीं और कहीं रस्मी होते हैं, ठीक है। और ये हर इलेक्शन में होता है। और हमारे पार्टीज, एक तो हम जमहूरी पार्टी हैं, और फिर मैं कहूँगी हम कभी किसी से गुफ्तो शनीद एक जमहूरी, देखिए ये जुज़ होता है, ये अमल होता है, इससे आप पीछे नहीं हटते। अगर आप जमहूरी जमात हैं, आप कहते हैं देखिए मेरे सियासी दफ्तर के दरवाजे खुले हैं और हमारे हमेशा खुले होते हैं, इसका ये नहीं मतलब हम आपके साथ इत्तेहाद में जा रहे हैं। वी विल पार्लियामान में आखिरकार जब कोई सक्सेसफुल काम करना हो, यही बातें करनी हो जो मैं कह रही हूँ, जो लेजिस्लेशन लानी हो, जो अवाम दोस्त हो, जो लोगों को तक़वियत देती है, तो आपको गुफ्तो शनीद से करना होता। फिर भी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मंशूर, हम अलायंसेस जोड़ तोड़ इनकी बात करते रहते हैं। मैं अफसोस से कहूँगी कि कोई बात करने तैयार नहीं है, क्योंकि हम इतना एडिक्टेड हो गए हैं ऐसी सियासत में जो थ्रिल सीकिंग हो। देखिए ये बात करें कि मतलब गरीब तरीन लोगों को 300 यूनिट बिजली कैसे मिलेगी मुफ्त। मैं बताती हूँ आपको, आप मुझे इजाजत दें कि हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाए जाएं। इस पर बहुत सोच की है, ये एनर्जी और क्लाइमेट वगैरह किससे के लिंक्स हैं, ठीक है। और इन एनर्जी पार्क्स में क्या होगा, ये सोलराइज हो जाते हैं, और फिर जब ये सोलराइज हो जाते हैं एनर्जी पार्क्स, हम खुद लगाएं, और फिर जो गरीब है जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है वो मुफ्त लेगा। सही। तो ये सारे हमने, आपने घर बनाने की भी बात की, बिल्कुल उस घर बनाने के भी वादे किए ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में। अब अवाम तो पूछेंगे ना, अवाम तो सवाल करेंगे, भाई हम तो तहरीक इंसाफ के इन वादों पर भी यकीन कर बैठे थे, तो मंशूर सिर्फ मंशूर ही होते हैं और ये इंतखाबी कैंपेन्स तक होते हैं, ये कैसे करेंगे? पीपल्स पार्टी वो बुलबुला नहीं है जो तहरीक इंसाफ है। हम पाकिस्तान की सबसे पुरानी मेन स्ट्रीम कुर्बान शुदा पार्टी है, ऐसा ना करें। हमने इन इलेक्शंस के लिए जो आप इतना लाइटली लोग लेते हैं, इनके मंशूरों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, जान की कुर्बानियां दी हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है। अगर हम कहते हैं कि घर बनाएंगे तो बिल्कुल बना के देंगे। 30 लाख घर तो 20 लाख तो ऑलरेडी वो जो जर्नी है, वो सफर है, वो तो शुरू हो चुका था। आप जरा सिंध में पता कर लीजिए, अब वो हो गया क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है वहाँ हर काम ऐसा ही होता है। तो जब सैलाब के बाद 20 मिलियन तो 20 लाख तो बनाने का हो रहा था, यानी कि हर सूबे में, खास तौर से हर इलाके में, हर जिले में जहाँ जहाँ लोग अपने सैलाब ज़दा रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, तो वहाँ ना सिर्फ उनको पक्के रेजिलिएंट घर दिए जा रहे हैं, लेकिन उस जमीन की मिल्कियत भी, ये एक्चुअली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, और वो मिल्कियत खवातीन हाउस होल्डर्स को, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दुनिया में तस्लीम होता है, ये मंशूर के जरिए हुआ ना, ये मंशूर के जरिए हुआ, दुनिया में तस्लीम होता है एज द बेस्ट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो वी आर नॉट अब बुलबुल आके हम बड़ी बड़ी चीजें, इनमें जो अहम चीजें हैं उन पर टाइम भी सर्व किया है, और इनकी फंडिंग की भी सोच हमने रखी है कि किस तरह करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि साल 2023 को पाकिस्तान की मौशी बदहाली और बदतरीन महंगाई के हवाले से याद रखा जाएगा। इस साल मुल्क की तारीख में पहली मरतबा महंगाई की जो मजमूई शरह थी वो 42% से ज़्यादा रही, जिसने जो कह रहे थे कि रियासत बचानी है, रियासत तो बचा ली, लेकिन जो अवामी पॉकेट थी वो डिफ़ॉल्ट कर गई। महंगाई की ये शरह साल 2022 की निस्बत 13% ज़्यादा है, जिसमें आटे, दाल से लेकर गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा जो इजाफा हुआ, इसने आवाम को तिगनी का नाच नचाया। सबसे पहले अगर हम अशियाए ज़रूरियात की बात करें तो 20 किलो आटे का थैला 1517 रुपये से बढ़कर 2787 का हुआ। 1 किलो चावल की कीमत में 100 रुपये का इजाफा और 90 रुपये किलो वाली चीनी 150 तक जा पहुंची। सिर्फ यही नहीं, दूध, दही, दाल, चिकन समेत हर चीज़ की कीमत में तकरीबन 50 से 90 रुपये का इजाफा हुआ, जिसने सार्फिन की जो कुव्वत ख़रीद थी उसको ख़त्म करके रख दिया। अगर हम बात करें बिजली की, तो इस साल बिजली के सार्फिन पर बार बार बिजलियाँ गिराई गई और लोग अपने बिजली के बिल अदा करने के लिए घरों का सामान बेचने पर मजबूर हुए। इस बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में खित्ते के दूसरे जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में बिजली 45% महंगी है। इसी साल के दौरान बिजली के अलावा पेट्रोल और गैस की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ। सितंबर के महीने में 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपये तक जा पहुंचा था। रुपए की बेकदरी और आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफे के अलावा हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत अब भी पेट्रोलियम लेवी की मद में डीजल और पेट्रोल के 1 लीटर पर 60 रुपये, जबकि तमाम टैक्सेस की मद में फी लीटर 97 रुपये वसूल कर रही है। फिर यही वजह है कि पाकिस्तान में पिछले साल के निस्बत इस साल पेट्रोलियम मसनूआत की खपत 22 मिलियन टन से कम होकर 16 मिलियन टन रही है। जहाँ तक गैस की कीमतों का ताल्लुक है तो इसमें भी पिछले 12 महीनों के दौरान 305%, जी हाँ 305% इजाफा हुआ है। यानी अब रोज़ी रोटी सिर्फ कमाना मुश्किल नहीं है, रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया है। कारोबारी लिहाज से भी ये साल कुछ साजगार नहीं रहा, बल्कि सूद की शरह में इजाफे ने कारोबारी जो तबका है उसको बड़ा परेशान किए रखा। एक साल के दौरान सूद की शरह 16% से बढ़कर 22% तक पहुंच गई। महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के साथ साथ अब पाकिस्तान के मौशी मॉडल पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो मौशी मॉडल है ये नाकारा हो चुका है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि पाकिस्तान को जो मौजूदा मौशी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा ढांचा है, ये सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा पहुंचा रहा है, जबकि मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है। अमीर तबका अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। यही नहीं, इस मॉडल ने पाकिस्तान को खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं उससे भी बहुत पीछे धकेल दिया है। जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं वो तजवीज़ दे रहे हैं कि मौजूदा मॉडल को बदलने के लिए ज़राअत और तवानाई के शोबों में जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर किया जाना ज़रूरी है। जो महंगी बिजली के हम ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मुतवादिल ज़राए ढूंढने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान को ये जो नाकारा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा मौशी मॉडल है इसको बदलने की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान बदलने में, अशराफिया बदलने में दिलचस्पी रखता है? आने वाली हुकूमत इसको बदलना चाहेगी या फिर आइंदा साल भी हम यही रोना रो रहे होंगे कि साल 2024 भी ऐसा रहा वैसा रहा? जहाँ तक बैनुल-अक़वामी मौशी इदारों का ताल्लुक है तो ये भी कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि साल 2024 के दौरान पूरी दुनिया में माकूल तरक्की नज़र नहीं आ रही और इस दौरान पाकिस्तान में तरक्की की शरह भी 1.9% से 2.5% रहेगी। इसी पर मैं बात करूंगी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मौशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बड़ी अलार्मिंग वर्ल्ड बैंक बातें कर रहा है, हमें एक तरह से अगर हम कहें कि हमें अलर्ट कर रहा है कि अगर हमने अपना मौशी मॉडल नहीं बदला तो हालात जो है ना वो बद से बदतर होते चले जाएंगे और अगले आने वाले दिनों में भी, आने वाले साल में भी हम यही बातें कर रहे होंगे। क्या आप ये हमें एलेबोरेट कर सकते हैं कि किस किस्म की तब्दीलियां मौशी स्ट्रक्चर में, मौशी मॉडल में हमें बदलने की ज़रूरत है या ओवरऑल ही हमें अपना जो सिस्टम है मौशी उसको बदलना पड़ेगा? हम सारी गुफ्तगू कर लेते हैं कि अगले 6 माह में ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान ले सकता है
कि पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान का जो ग्रोथ है वो वापस आ जाए। देखिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रहे हैं अगले 6 माह में पाकिस्तान में। पहला ट्रांजिशन 8 फरवरी को होगा, जब एक पॉलिटिकल सेटअप जो है वो अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान में हुकूमत संभालेगा। दूसरा ट्रांजिशन ये है कि IMF का एक प्रोग्राम जो कि इस वक्त एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की सूरत में है, आपको एक ब्रिज फैसिलिटी दी हुई है, वो खत्म हो जाएगा अप्रैल में, एंड इन अप्रैल यू वुड नीड टू गो इनटू अ न्यू प्रोग्राम। और तीसरा ट्रांजिशन ये है कि आपने एक बजट अगले साल का बनाना है, और वो बजट जो है वो कलीदी हैसियत रखेगा। क्या वो ब्रिक वर्क कर सकता है, क्या वो बुनियाद रख सकता है एक नए ढांचे की जिसकी बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं। अब ये तीनों ट्रांजिशंस करने के लिए पहले तो ये है कि इसकी बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई और 8 फरवरी को ये इलेक्शन ऐसे ट्रांजिशन हो गई, तो जो बाकी 2 काम है ये उन पॉलिटिकल फोर्सेस को करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट टुडे, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट ने एक्टिवली सपोर्ट किया है पिछली हुकूमत को भी, करंट गवर्नमेंट को भी, और आने वाली हुकूमत को भी आई एम श्योर करेगी कि आप ये सारे काम कर सकें। अब देखिए पहले तो ये है कि आप अगर IMF के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, और शाजिया मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे हैं दुनिया के, मैंने पाकिस्तान का एंकर किया है, पाकिस्तान ने सिर्फ एक प्रोग्राम अपनी ज़िंदगी में ख़त्म किया, बाकी सारे प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े। जैसे आपने 2023 में देखा ना शाजिया, पाकिस्तान एक इनकम्प्लीट प्रोग्राम छोड़ा और डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू पाकिस्तान में आम सी हो गई थी, और मई जून में सब परेशान थे कि क्या होने वाला है, ज़र मुबादला के ज़खायर गिर चुके थे। सो ये ट्रांजिशन स्मूथ करना फ्रॉम दी अरेंजमेंट जिसमें आप अभी हैं, आप प्रोग्राम में नहीं है, आप एक स्टैंड बाय फैसिलिटी में हैं जो आपको ट्रांजिशन करेगी इनटू अ न्यू प्रोग्राम। सो इसकी प्रिपरेशन करना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन करना किसी भी सेक्टर में आप। लेकिन क्या हमें आइंदा आने वाले प्रोग्राम के लिए इस हद तक रिलीफ मिल सकता है कि जाहिर है अभी तो केयर टेकर हुकूमत चल रही है, निगरान हुकूमत के इकदामात हैं, वो इस सारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? क्या IMF इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा या कर सकता है कि जाहिर है हमारे यहाँ अभी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी तो आएगी अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाते हैं, तो कोई ऊंच नीच होती है, कुछ टारगेट पाकिस्तान अचीव नहीं करता है, तो क्या ये इस हद तक रिलीफ हमें IMF से मिल सकता है डॉक्टर साहब? So here's the time frame, right? 30 दिसंबर के टारगेट्स पे हमें 1 फरवरी में रिव्यू करके इस प्रोग्राम को क्लोज करना है। हाँ। ये पहला जुज है कि आपने पूरा करना है इस अगले 3 माह में, और उसी के बाद आपने प्रिपरेशन एंड निगोशिएशन उनके साथ शुरू करनी है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम आप करेंगे उसके अहम जुज क्या होंगे 3 एरियाज में। फॉर एग्जांपल टैक्स की मद में क्या होंगे, नॉन टैक्स की मद में क्या होंगे, और एक्सपेंडिचर्स की मद में क्या होंगे। ये आपकी प्रिपरेशन आई थिंक कि आने वाली हुकूमत को बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। और फिर आपके जो कलीदी स्ट्रक्चरल काम है, आपने एनर्जी सेक्टर को कैसे तब्दील करना है, आपने पाकिस्तान के FBR की ब्रॉडनिंग कैसे करनी है टैक्स बेस की पाकिस्तान में, वो एरियाज जो टैक्स नहीं है उनको कैसे आपने टैक्स करना है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर यानी कि जो हम खर्चा करते हैं उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है, और कैसे फेडरल गवर्नमेंट ने वो खर्चे नहीं करने जो उनका काम नहीं है। अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाजिया स्ट्रक्चरल इश्यूज की। जो IMF के प्रोग्राम पाकिस्तान में चले हैं शाजिया, वो लार्जली बेस्ड हैं ऑन द फैक्ट कि पाकिस्तान को एक ऑस्टेरिटी मेजर्स में रखा गया। इससे क्या मतलब है, कीमतें बढ़ा दें, पाकिस्तान की जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दें, डिवैल्यूएशन कर दें, पॉलिसी रेट को बढ़ा दें। अब प्रोग्राम को आप डिफरेंटली डिजाइन कीजिए, प्रोग्राम स्ट्रक्चरल हो। जब आप इन एक्सपेंडिचर्स को काटेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सब्सिडीज को जनरल सब्सिडी रिजीम से उठा के सिर्फ टारगेटेड पे लेके जाएंगे तो आपकी सब्सिडी का इजरा बेहतर हो जाएगा। आप पेंशन का रिफॉर्म करेंगे तो आपकी पेंशन्स का जो बढ़ना है वो कम हो जाएगा। ये मैं चीजें इसलिए रख रहा हूं कि ये ट्रांजिशन IMF के साथ ग्राउंड वर्क ले करेगी कि अगले 3 साल कैसे गुजरने हैं, और उस बजट में इसके खद्दो खाल जो हैं आपको डॉक्टर साहब, हम हमेशा एनर्जी सेक्टर में भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम FBR में भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि एनर्जी सेक्टर्स में अगर सिर्फ 2 चीज़ों पर गौर हो जाए या काम हो जाए,
नंबर एक, ये जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहे हैं कि आप मुतबादिल ज़राए जितने महंगे हम सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बिजली को लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, उसे हमें तर्क करना होगा। और दूसरा, उन मुआहदों को रिविजिट करना होगा, नए सिरे से उन कंपनीज के साथ मुआहदे करने होंगे कि जिनको हमने सिर्फ पैसे देने हैं, पैसों पे पैसे देने हैं, हमें बिजली मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन हमें मुआहदों की रूह से हमें उनको पैसे देने हैं। तो ये दो फैक्टर्स हमारे एनर्जी सेक्टर को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इंडिजिनस यानी कि जो पाकिस्तान में हवा, पानी और सूरज से बिजली बनेगी तो ये सस्ती होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस टूटेगी। सो ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स ये ट्रांजिशन जो है इसको तकवीत बख्शना बहुत ज़रूरी है। जो IPPs के साथ मुआहदे हैं उनको डेट की रीप्रोफाइलिंग करना, मतलब ये है कि अगर 10 साल में डेट देना है तो आप उनको कहिए कि हम अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ेंगे, पर इसको आप 25 साल पे ले जाएं। इससे क्या होगा, जब आप इसी डेट को शाजिया 25 साल पे ले जाएंगे तो हर साल की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो टूट जाएगी। तखमीना ये है कि इससे 2 से 8 रुपए तक आपको पर यूनिट तकवीयत मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द टैरिफ। फिर टैरिफ का रिफॉर्म इटसेल्फ बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टैरिफ जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो इस वक्त बहुत हेविली बाइस्ड है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको ठीक करना है। फिर जो सब्सिडी का इजरा है उसको किस तरह करना है। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस जो है वो कैसे करनी है। हम बहुत करीब थे, मुझे याद है 2016 में हम फेस्को को ऑलमोस्ट प्राइवेटाइज करने वाले थे और हमने उसकी प्रॉपर्टीज का मसला भी हल कर दिया था, और वहां से अब देखिए 9 साल का सफर हम वहीं खड़े हैं जहां हम तब खड़े हुए थे। तो मुझे बड़ा ये दुख होता है ये कहते हुए। तो आपको प्राइवेटाइजेशन पे मूव करना पड़ेगा और ये बिलीव करना पड़ेगा कि एनर्जी सेक्टर को सरकार में रखकर चलाना जो है वो 500 से 900 अरब रुपए का सालाना नुकसान, 2600 अरब रुपए का पावर सेक्टर का डेट और 2100 अरब रुपए का गैस सेक्टर का डेट। पर शाजिया, लेट मी से समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कोई दुनिया में आपको कुछ भी कहता रहे, एक तो ये बिलीव करे ना कि आपने इतने IMF के प्रोग्राम किए, इतने वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम किए, इतने ADB के प्रोग्राम किए, कोई भी सेक्टर आपका इस वक्त ऐसा नहीं है आप उसको मिसाली समझें। ये बात मेरी मानिए कि अब अगर आपने इस स्ट्रक्चरल सर्जरी को तकवीयत देनी है इस मुल्क में, गेट योर लोकल टीम टुगेदर। किसी भी मुल्क में दुनिया में तरक्की नहीं आई जब तक उन्होंने उस ओनरशिप को नहीं लिया, उन प्रोग्राम्स की, लोकल डॉक्टर्स की टीम को असेंबल नहीं किया, चाहे वो मनमोहन सिंह हो इंडिया में, जनरल पार्क हो साउथ कोरिया में, डेन चाओपिंग हो चाइना में, सुहार्तो हो इंडोनेशिया में, जिन्होंने ये टीम बनाई और अपने यहाँ ये तय किया कि जो हमारा मॉडल ऑफ ग्रोथ है, जो हमारा मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स है, हमारा जो पैदावारी सलाहियत है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, हमें इनको ठीक करना है। शाजिया, एक और बात, IMF के प्रोग्राम्स आर नॉट डिजाइंड टू डू व्हाट इज नेसेसरी इन पाकिस्तान। वो आपको 3 साल एक मरहम पट्टी करके, वो आपके कुछ चीजों की प्राइस करेक्शंस करके आपको स्टेबलाइज करता है, वो आपको ICU से निकालता है, सर्जरी फिर भी बाकी है मुल्क की। दैट इज द नेक्स्ट 5 years। मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ज़राअत का भी जिक्र किया? आपको पता है कि आज तक हम अपने बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में जो है वो ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन आज जब हम गंदम भी बाहर से मंगाते हैं, हम चावल भी बाहर से मंगाते हैं, हम जो है वो दालें भी बाहर से मंगाते हैं, तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज भी हम ज़राअत पे इन्हिसार करते हैं। हम तो एक वक्त था कि दूसरे ममालिक जो थे वो हम पर इन्हिसार करते थे इन चीज़ों के लिए, लेकिन आज हमें ये सब चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रही हैं। शाजिया, ये जो अल्फाज हैं जैसे लो हैंगिंग फ्रूट, ये मैं इस्तेमाल नहीं करता, पर मैं एग्रीकल्चर में ज़रूर ये कहता हूँ कि आपके पास ये गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि आपकी यील्ड्स यानी कि आपकी जो पैदावारी सलाहियत है वो इतनी कमज़ोर है कंपेयर टू जो दुनिया कर रही है कि आप अगर अपनी एग्रीकल्चर को, मसलन वीट पर टन्स पर हेक्टर जो पाकिस्तान में इस वक्त हम उगाते हैं वो 3 है, जो दुनिया है वो जो
दुनिया के बहुत आला उगाने वाले हैं वो 10 टन पर हेक्टेयर उगाते हैं। हाँ। इस वजह से आपकी महंगाई भी होती है और इस वजह से आपको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। पाकिस्तान सारे स्टेपल क्रॉप, और जब आपकी एग्रीकल्चर लैंड पर सारी सोसाइटी माफिया आकर बैठ जाएगा, सोसाइटीज बनना शुरू हो जाएंगी, तो एग्रीकल्चर लैंड का आप कॉन्सेप्ट ही आप यहाँ से खत्म कर रहे हैं, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी डॉक्टर साहब? एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत में चाहे वो नए बीज का इजरा हो, वो इरिगेशन को बेहतर करना हो, वो पाकिस्तान की मैकेनाइजेशन हो, वो पाकिस्तान की फाइनेंसिंग हो, ये सारी वो चीज़ें हैं। मुझे कुछ उम्मीद बंधी है शाजिया, एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स अगेन एस्टैब्लिशमेंट ने क्रिएट किया है। मुझे कभी कभी दुख होता है कि हमने इतने बड़े बड़े एग्री यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल बनाए, पर मैं और आप गुफ्तगू करते हुए ये इजहार कर रहे हैं कि $11 अरब की एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर की इंपोर्ट है और एक मिनिमल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से। आप सोचिए $5 अरब की इंपोर्ट कम कर दें और $5 अरब अगर आप अपनी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ा दें, $10 अरब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला ही हल कर देगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि एग्रीकल्चर इज द ओनली लो हैंगिंग फ्रूट जो पाकिस्तान को अगले 3 से 5 साल में, ये भी कोई एक साल में नहीं आ जाएगा, बट यहाँ पे खड़ा कर देगा कि आप अपनी फूड सिक्योरिटी और कुछ मिडिल ईस्ट की फूड सिक्योरिटी जो है उसमें कुछ कदरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड वी मस्ट हैव दैट प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।